उदयपुर, राजस्थान की झीलों की रानी, एक ऐसी जगह जहां हर शाम अपने आप में एक कहानी होती है। पिछोला झील के किनारे गूंजती घंटियों और आरती की मधुर स्वर लहरियों के बीच शाम की रौनक अपने शबाब पर थी। सूरज डूब रहा था और झील की लहरें सुनहरी हो उठी थीं। तभी लगभग 20 वर्ष की एक लड़की, अन्वी, धीमे कदमों से आरती मंडप की ओर बढ़ी। उसने गुलाबी रंग का सूट पहना था और आंखें बंद कर भगवान की महाआरती में खो गई थी। सामने पंडित जी आरती कर रहे थे, पर जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने पाया कि पंडित जी की जगह अब एक युवक खड़ा था, जिसकी उम्र करीब 24 साल रही होगी। उसने गहरे नीले रंग का ब्लेजर और काली जीन्स पहन रखी थी। उसका चेहरा अन्वी ने नहीं देखा, पर उसकी कलाई पर बना ताज का टैटू उसकी नज़र में बस गया। अचानक आरती की वो तेज हो गई और वह युवक संभाल नहीं पाया। महाआरती उसके हाथ से छूटने को थी कि अन्वी ने तुरंत आगे बढ़कर आरती थाम ली। अब दोनों साथ आरती कर रहे थे। अन्वी की आंखें अब भी दीपों की लौ में डूबी थीं। युवक की नज़र पहली बार उसकी ओर गई। खुले घने बाल, कमर तक बिखरे हुए, क्लचर से आधे बंधे। गोरा रंग, होठों पर हल्की लाल लिपस्टिक और ओंठ के ऊपर एक आकर्षक तिल। युवक की नज़रों में मुस्कान आ गई। युवक का नाम था वीर प्रताप सिंह, उदयपुर के एक रजवाड़े से ताल्लुक रखने वाला, एक शांत लेकिन तेजतर्रार इंसान। पीछे खड़ा उसका साथी और निजी सहायक, राजीव, हैरान रह गया। आरती समाप्त हुई और हर हर महादेव के साथ माहौल गूंज उठा। तभी अन्वी भीड़ में कहीं खो गई। अन्वी ने चारों ओर देखा और आवाज लगाई, काव्या, काव्या कहाँ हो? तभी उसकी सहेली काव्या, जो नीले सलवार और हल्के पीच रंग की कुर्ती पहने थी, प्रसाद खाते हुए आ गई और शरारती अंदाज में बोली, ओहो, किसी रॉयल बंदे के साथ आरती कर रही थी। मैंने सब देखा। कौन था वो हैंडसम लड़का? अन्वी ने शर्माते हुए कहा, कौन? कुछ भी मत बोल यार, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। काव्या ने मुस्कराते हुए कहा, पर मैंने देखा, और तुम कहो तो पता करूं उसके बारे में। अन्वी ने नाराजगी में मुंह बनाया, प्लीज, परेशान मत करो। काव्या ने मजाकिया अंदाज में कहा, चलो अब, देर हो रही है, वरना हॉस्टल की वार्डन हमारा रॉयल स्वागत करेगी। उधर वीर के पास राजीव आया और बोला, हुकुम सा, आज पहली बार आपके चेहरे पर मुस्कान देखी। क्या वजह उस लड़की की वजह से है? वीर ने कड़वी आवाज में कहा, राजीव, तुम्हारी आंखें धोखा खा रही है। मुस्कान और हमारा रिश्ता सालों पहले ही खत्म हो चुका है। राजीव थोड़ा झिझका, माफ कीजिए हुकुम सा। गाड़ी में बैठते वक्त वीर की नज़र फिर अन्वी पर पड़ी, जो काव्या के साथ स्कूटी से जा रही थी। वीर के चेहरे पर फिर हल्की मुस्कान आ गई, जिसे राजीव ने मिरर में देख लिया। राजीव ने मन में सोचा, कुछ तो है जो इन्हें भी मुस्कुराना सिखा रहा है। राजीव ने चुपचाप अन्वी की तस्वीर ले ली और रात को ही अपने नेटवर्क में भेज दी। अगली सुबह उसे पता चला कि अन्वी एक अनाथ लड़की है, बीबीए सेकंड ईयर की स्टूडेंट है और स्कॉलरशिप पर हॉस्टल में रहती है। यह हॉस्टल उस संस्थान के अधीन था जिस पर वीर प्रताप सिंह की पकड़ थी। राजीव सीधे हॉस्टल पहुंचा और वार्डन को अन्वी की फोटो दिखाते हुए बोला, इस लड़की पर ध्यान दो, हो सकता है यह खास हो, इसे किसी बहाने से हॉस्टल से निकाल दो। शाम को जब अन्वी और काव्या कॉलेज से लौटे तो देखा कि वार्डन उसका सामान बाहर फेंक रही है। अन्वी ने परेशान होकर कहा, क्या हुआ मैम, हमने क्या किया? वार्डन ने रूखे स्वर में कहा, पिछले महीने की फीस नहीं दी और झूठ बोलती हो कि अनाथ हो। अब तभी वापस आ सकोगी जब फैमिली लेकर आओगी। अन्वी ने रोते हुए कहा, हम सच में अनाथ हैं। बस 1 साल की बात है, स्कॉलरशिप आते ही पैसे दे देंगे। पर वार्डन ने बैग फेंक दिया। काव्या ने गुस्से में कहा, यह टॉपर है, 96% लाकर पास हुई है फर्स्ट ईयर में। वार्डन ने किसी को बुलाकर कहा, इसका भी सामान फेंको। काव्या बोली, अरे छोड़ो, हम खुद जा रहे हैं। चल अन्वी। अन्वी ने रोते हुए कहा, हमारे पास कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। काव्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरे घर चल, हम सब संभाल लेंगे।
पर रास्ते में अनवी ने मना कर दिया, तुम्हारे परिवार को बुरा लगेगा। काव्या बोली, मेरी फैमिली तेरी फैमिली नहीं है क्या? फिर उसने कहा, ठीक है, तू बाहर रुक, मैं पहले जाकर बात करती हूँ। काव्या घर में गई। माँ मीरा, दादी और बाकी सभी बहुत खुश हुए। काव्या ने बताया कि वह अपनी दोस्त अनवी को लाई है। मीरा ने कहा, बुला लो उसे। पर जब वह बाहर आई, अनवी वहाँ नहीं थी। बहुत तलाश किया, पर कोई अतापता नहीं चला। उधर अनवी अकेली निकल पड़ी और कुछ लड़कों ने उसका पीछा किया। छेड़खानी करते हुए एक ने उसका दुपट्टा खींचा। तभी वह डर के मारे भागती हुई एक अजनबी के पीछे छुप गई, वही वीर प्रताप सिंह। अनवी बोली, प्लीज हमें बचा लीजिए। वीर ने उसकी आंखों में डर देखा और उसकी आंखें उसके टैटू पर टिक गईं, वही ताज वाला टैटू। लड़के बोले, अब तो छठा भी आ गया, चलो सब मिलकर मजा लेते हैं। वीर ने बिना समय गवाए उन्हें पीटना शुरू कर दिया। अनवी ने कहा, आप रिस्क मत लीजिए, आपको कुछ हो गया तो। वीर ने कहा, आप बहुत बोलती है, चुप रहिए। अनवी चुप हो गई और बस उसे देखती रही। वीर ने सभी लड़कों को हरा दिया और फिर जाकर उसकी चुन्नी वापस दी। उसने चुन्नी उड़ाते हुए कहा, आप इतनी रात में बाहर क्यों निकली? अनवी ने उसकी बात पर ध्यान दिया और बोली, वो हम जिस हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ की वार्डन ने हमें रात में ही बाहर निकाल दिया। वे प्रखंड, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं कि हम अनाथ हैं। आप ही बताइए, कोई इतना गंदा झूठ क्यों बोलेगा? वीर को अनवी की आंखों में सच्चाई साफ नजर आ रही थी और वो खुद भी अनाथ होने का दर्द भलीभांति समझता था। उसने बिना कुछ कहे अनवी को अपनी एसयूवी में बैठाया और अपने साथ उसके हॉस्टल की ओर ले गया। अनवी ने कार से उतरते ही पीछे देखा और बोली, हम यहाँ नहीं जाना चाहते। उन्होंने हमें बहुत बेइज्जत किया। वीर ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं साथ हूं ना। अनवी ने मासूमियत से कहा, हमारी दोस्त भी तो साथ थी। तब उसने हमारी दोस्त की भी बेइज्जती की। हम नहीं चाहते कोई हमारी वजह से आपकी बेइज्जती करे। आपने तो हमारी इज्जत बचाई है। हम आपकी बेइज्जती कैसे होने दे सकते हैं? वीर को अनवी की यह बात बहुत पसंद आई। उसने अनवी का हाथ थामते हुए हॉस्टल की तरफ बढ़ते हुए कहा, हमारी बेइज्जती कर सके इतनी किसी में दम नहीं। हॉस्टल की वार्डन ने जैसे ही अनवी को वीर के साथ देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मन में सोचा, लगता है इस पर बड़ा फंड आने वाला है। वीर ने गुस्से में कहा, ये क्या हरकत थी? आपकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को इतनी रात को हॉस्टल से निकालने की? मैं चाहूं तो यह हॉस्टल बंद करवा सकता हूं। वार्डन घबरा गई। सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो जो किया, आपकी खुशी के लिए किया। वीर ने गुस्से से कहा, मेरी खुशी? क्या आपको पता भी है, ये लड़की मुझे किस हाल में मिली? आपकी इस हरकत से इसकी जान को खतरा हो सकता था। वार्डन ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। वीर, होनी भी नहीं चाहिए। इसका सामान अंदर रखो और इसका ध्यान रखा जाए। अनवी ने नम आंखों से कहा, आपने हमारे लिए इतना किया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन अब हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। जहाँ हमारी इज्जत नहीं, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहेंगे। वो हाथ जोड़कर अपना सामान लेकर बाहर चली गई। वीर को अनवी की बातें अंदर तक छू गईं। उसने कुछ नहीं कहा। जब बाहर आया तो देखा कि अनवी सामान उठाकर पैदल जा रही थी। वीर उससे बोला, कार में बैठो। आज रात के लिए जहाँ मैं रुका हूँ, तुम भी वहीं रुक सकती हो। सुबह होते ही किसी नए हॉस्टल में बात करेंगे। अनवी ने विनम्रता से कहा, नहीं, जितना आपने किया वही बहुत है। हम खुद देख लेंगे क्या करना है। वीर ने गहराई से कहा, मुझे बार बार किसी से कहने की आदत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर किसी मुश्किल में पड़ो। आज रात सिर्फ जगह है और कुछ नहीं। अनवी ने सहमति में सिर हिलाया और कार में बैठ गई। वीर की एसयूवी बहुत ही शानदार थी। अनवी ने ध्यान से अंदर देखा और कहा, कार तो बहुत महंगी लगती है। हो सकता है
आपके मालिक की हो और आप ड्राइवर हो। वैसे अच्छी लाइफ है आपकी। ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होंगे ना। हाँ, ड्राइवर बनने के लिए इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कम से कम 12वीं पास होंगे ना। वीर को उसके शब्दों पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन वह मुस्कुरा दिया। कार मेरी है और मैं किसी का ड्राइवर नहीं। अन्वी को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया। सो सॉरी। वो हमारे मुंह से निकल गया। हमारा मतलब वो नहीं था। वीर ने उदयपुर के लेक साइड एक अच्छे होटल में रूम बुक किया, कमरा 205। अन्वी ने चौंकते हुए कहा, क्या होटल? मतलब आप घर में नहीं रुकवाने वाले थे? पर ऐसे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। नहीं, हम और एहसान नहीं ले सकते। वीर ने पहली बार हंसते हुए कहा, तो क्या मेरे कमरे में रुकोगी? अन्वी ने हंसते हुए कहा, हमें तो आप शरीफ ही लगते हैं। आपके साथ रूम शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीर, पर मुझे है। इतना बोलने वाली लड़की के साथ मैं 1 घंटा भी नहीं रह सकता। होटल पहुंचते ही वीर ने उसे कमरा दिखाया और कहा, अगर कुछ चाहिए तो सामने वाला कमरा मेरा है, बोल देना। अन्वी ने कमरे में जाकर अपना फ़ोन चार्ज पर लगाया। उसे हर रात काव्या से बात करके सोने की आदत थी। अब उसे एक अजीब सा खालीपन लग रहा था। वो वीर के कमरे के बाहर आकर सोचने लगी, बेल बजाऊं या नहीं? शायद सो गए होंगे, लेकिन भूख भी लगी है। अगर इनके पास कुछ खाने को हुआ तो पैसे देकर खा लेंगे। हमारा पेट तो 2 पैकेट बिस्किट में भी भर जाता है। इतनी रात हो गई है, दुकानें भी बंद होंगी। वो बेल दबाने ही वाली थी कि वीर ने दरवाज़ा खोल दिया। वो बस एक तौलिए में था। आओ सिद्धार्थ। वीर ठिठका। सामने अन्वी खड़ी थी। वो झट से दरवाज़ा बंद कर देता है। अन्वी शर्मा जाती है। जरूरत है इतनी रात में किसी को परेशान करने की। थोड़ी देर में वीर शर्ट पहनकर वापस आया और दरवाज़ा खोला। क्या हुआ? कुछ चाहिए था? अन्वी ने शर्माते हुए कहा, भूख लगी थी। वीर, ओह, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खाना भिजवाता हूँ। अन्वी, कुछ सस्ता सा पड़े तो, जैसे बिस्किट वगैरह। वीर, अब तुमने कह दिया है, तो सबसे सस्ता ही मंगवाऊंगा। अन्वी वापस चली गई। वीर वापस अपने कमरे में आया, आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा कर बड़बड़ाया, क्या मैं सच में गरीब लगता हूँ? डोरबेल बजी। वीर ने बिना देखे दरवाज़ा खोला, पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। सामने सिद्धार्थ खड़ा था। कोई था क्या? या आप किसी और की उम्मीद कर रहे थे? वीर, नहीं, कोई नहीं। सिद्धार्थ, घाट वाली चिड़िया थी क्या? दाना तो आप डालते नहीं। वीर ने रूखाई से कहा, अपने काम से काम रखो सिद्धार्थ। मैंने कहा ना, मुझे प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं। सिद्धार्थ, एक ना एक बार तो सबको प्यार होता है। वीर, वीर, पर मुझे कभी नहीं हो सकता। वीर ने अन्वी के कमरे में खाना भिजवाया। अन्वी ने बिल खुद ही चुका दिया। वीर ने मन में कहा, मैंने आज तक इतनी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की नहीं देखी। काव्या और निशांत जब अन्वी को नहीं ढूंढ पाए, तो घर लौट गए। सुबह अन्वी को लगा कि काव्या बहुत परेशान होगी। उसने फ़ोन लगाया। हेलो। कहाँ हो यार अन्वी? रात से फ़ोन कर रहे हैं। फ़ोन बंद क्यों था? फ़ोन चार्ज नहीं किया था। हम ठीक है। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड बनती है और तू भाग गई मेरे घर से। सॉरी। हम वादा करते हैं, कल सुबह तुम्हारे घर के बाहर होंगे। तुझे पता भी है, यहाँ सब तेरे लिए कितने परेशान हैं। सबको हमारी तरफ से सॉरी बोल देना। एक बात बता, कहीं तुझे वो घाट वाला लड़का तो नहीं मिल गया? क्या? काव्या हंस पड़ी। मैं तो बस मजाक कर रही थी। ऐसे लड़के बार बार थोड़ी मिलते हैं, और तेरी किस्मत तो जानती हूँ मैं। फ़ोन कटने के बाद अन्वी उसी लड़के और उसके टैटू के बारे में सोचते सोचते सो गई। सुबह वीर ने उसके कमरे में चाय भिजवाई। रिसेप्शन से जवाब मिला, अब उस कमरे में कोई नहीं है। वीर परेशान हो गया, ये लड़की कहीं फिर मुसीबत में तो नहीं फंस गई। उसी वक्त सिद्धार्थ आया। क्या हुआ वीर? वो लड़की? अन्वी।
जो कल रात तुम्हारे सामने वाले कमरे में थी। हाँ, कहा है वो। अपनी दोस्त काव्या के घर चली गई है। वीर ने चैन की सांस ली। सिद्धार्थ ने चुटकी ली। आप सिर्फ एक लड़की के लिए इतने परेशान? वाह! वीर, मैं क्यों किसी के लिए परेशान होने लगा? सिद्धार्थ बड़बड़ाया। सुबह से फिक्र में लगे थे और अब कह रहे हैं, क्यों? वीर फाइल्स उठाकर देखने लगा, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। उधर अन्वी काव्या के घर पहुंची। नेम प्लेट पड़ी, सिंह हाउस। अन्वी हिचकिचाते हुए अंदर आई। काव्या ने उसे देखा तो बहुत अपनापन दिखाते हुए अंदर ले आई। अन्वी बेटा, कल रात अचानक यहाँ से चली क्यों गई थी? तुम्हें पता है, हम सब कितने परेशान हो गए थे। अन्वी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सॉरी आंटी। तभी निशांत सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। अन्वी को देखकर उसकी चाल रुक गई। काव्या ने अन्वी को निशांत की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है मेरा बेटा और सिद्धार्थ का बड़ा भाई। अन्वी ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। निशांत हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाय। काव्या अन्वी को काव्या के कमरे की तरफ ले गई। अंदर जाकर देखा तो काव्या गहरी नींद में थी। काव्या ने चादर खींचते हुए कहा, उठ जा महारानी, देख तेरी सहेली आ गई। सहेली का नाम सुनते ही काव्या उठ बैठी और अन्वी को देखकर खुशी से गले लग गई। थैंक गॉड तू ठीक है। तू तो एकदम गायब हो गई थी। अन्वी बोली, हम तो ठीक है पर तू इतनी देर तक क्यों सो रही थी? काव्या की माँ ने मुंह बनाकर कहा, ये तो है ही ऐसी, कोई उठाए ना तो दोपहर तक सोती है। अन्वी हंसते हुए बोली, आंटी, हॉस्टल में तो ये सुबह 7 बजे उठी जाती है। काव्या ने टोकते हुए कहा, क्योंकि तू सोने ही कहाँ देती थी। माँ, रूम में ये 5 बजे से उठकर नहा धोकर पूजा शुरू कर देती थी। घंटियों की आवाज से किसका नींद नहीं खुलेगा। अन्वी हंसकर बोली, फिर भी ये नहीं उठती थी। जब तक मैं चादर न खींच लूं, पंखा बंद न कर दूं, खिड़कियां न खोल दूं, नींद नहीं टूटती थी इनकी। काव्या की माँ मुस्कराते हुए बोली, ठीक है बेटा, तुम सामान रखो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। काव्या बोली, तेरे आने के साथ ही तू मेरे घरवालों पर भी जादू चलाने लगी। अन्वी बोली, क्या बात कर रही हो? हम भला क्यों जादू करेंगे? काव्या बाथरूम चली गई। अन्वी ने अपना बैग एक कोने में रखा और देखा कि कमरा फैला पड़ा था। वो झाड़ू उठाकर सफाई करने लगी और सफाई करते हुए कोई राजस्थानी गीत गुनगुनाने लगी। काव्या नहाकर बाहर आई और बोली, तू राजस्थानी गा रही थी? अन्वी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, सही पहचाना, हम राजस्थान से ही है। छोटा सा घर है हमारा। काव्या चौंकते हुए बोली, तू राजस्थान से है? पर तूने तो कभी बताया नहीं। बताया था, हम राजपूत हैं ना। तो फिर यहाँ कैसे आई? पढ़ाई के लिए। अब बस 1 साल और, फिर वापस अपने राजस्थान लौट जाएंगे। काव्या बोली, सच में? अन्वी ने सिर हिलाया। तभी काव्या की माँ ट्रे में चाय भजिए लेकर आईं। लो बेटा, गर्मागर्म चाय भजिए तैयार है। काव्या ने प्लेट लेते हुए कहा, थैंक यू मान। काव्या की माँ बोली, थैंक यू, तेरे मुंह से लगता है संगति का असर हो गया। फिर अन्वी को चाय पकड़ाते हुए कहा, बेटा, इसे ऐसे ही सुधार देना। इतने सालों में हम नहीं सुधार पाए, क्या पता 1 साल में तुम कर लो। तीनों बैठकर चाय पीने लगे। काव्या की माँ बोली, अरे मैं गैस पर दूध चढ़ाकर आई थी, अभी आई। वो चली गईं। काव्या ने पूछा, खराब कहाँ थी? तेरा तो इस शहर में कोई भी नहीं है। अन्वी बोली, ब्लू लेक पैलेस होटल में। काव्या चौंक गई, अरे वो तो बहुत महंगा है। तुझे वहां रुकने के पैसे कहाँ से आए? अन्वी ने एक एक करके सब कुछ बता दिया। काव्या हैरानी से सुनती रही और फिर बोली, तू मजाक कर रही है ना? नहीं, ये सब सच है। तो उनका नाम क्या था? पूछा ही नहीं। काव्या हंसते हुए बोली, देख, पकड़ी गई। तू झूठ बोल रही थी। नहीं मानना हो तो मत मानो। अन्वी नीचे हॉल में आ गई। देखा कि दादी रामायण पढ़ रही थीं। ओ पास बैगी। दादी ने पाठ खत्म कर किताब बंद की और बोली,
हमारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है क्या? हम निशांतवा की शादी कर लाए और याद नहीं। अन्वी मुस्कुराकर बोली, नहीं दादी, मैं तो अन्वी हूँ। काव्या आते हुए बोली, दादी, ये मेरी 9th क्लास की दोस्त अन्वी है और आपके मायके के ही इलाके से है। काव्या की माँ आई और बोली, अन्वी राजस्थान की है। काव्या, मम्मी, कहाँ से बेटा? जोधपुर। अरे वाह, फिर तो एक बार हम सब भी चलेंगे जोधपुर जयपुर घूमने। बहुत सुना है वहाँ के बारे में। दादी मुस्कराकर बोली, हमारा राजस्थान। अन्वी बोली, हमने तो पूरा राजस्थान नहीं देखा। 8वीं में जब मामबापूसा ने हमें हॉस्टल भेजा बनारस, मतलब उदयपुर से बाहर, तब से तो लौटे ही नहीं। फिर मामबापू का निधन हो गया और हम बस यहीं रह गए। माँ नहीं चाहती थी कि मैं राजस्थान लौटूं। क्यों? नहीं पता, पर वहाँ घर तो है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है हमारा। काव्या मुस्कराते हुए बोली, मैं तो हूं ना, और अब से जो कुछ मेरा है, सब तेरा भी है। काव्या की माँ बोली, कोई राजस्थानी गाना सुनाओ ना बेटा। अन्वी शर्मा गई, कैसे गाएं? काव्या बोली, प्लीज, मेरे लिए। अन्वी ने आंखें बंद कीं और वीर की तस्वीर उसकी आंखों में उतर आई। उसने गाना शुरू किया, मैं मरवान थी साल पिया जी मारे नैनारी थे पर भाव पिया जी। गाते गाते उसे याद आने लगा कि कैसे वीर ने उसे बचाया था। पर्दे जाके बैठे मारे पिया, ओ जी पिया, घरा आओ। गाना खत्म हुआ। काव्या की माँ ने कहा, बहुत ही मीठा सुर है बेटा। काव्या ने कहा, आखिर मेरी सहेली है। कुछ महीने बीत गए। निशांत जब भी अन्वी को देखता, नजरें चुरा लेता। एक दिन काव्या की माँ हाथ में कुछ तस्वीरें लेकर आईं और बोलीं, देखो बेटा, कुछ लड़कियों की तस्वीरें लाई हूँ, तुम दोनों भी देखो, शायद निशांत के लिए कोई ठीक लगे। काव्या ने तस्वीर देखकर एक पसंद की और बोली, इससे मिलते हैं। पर अन्वी का चेहरा उतरा हुआ था। काव्या की माँ बोली, अन्वी बेटा, तुम क्यों नहीं देख रही? चेहरे देखकर क्या पता चलता है आंटी? फितरत तो दिल से जानती है इंसान। तो तुम किस तरह का ससुराल चाहती हो? अन्वी ने आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए कहा, भरा पूरा परिवार, एक नंद हो, छोटा देवर हो, प्यारी सासू माँ, थोड़े सख्त लेकिन दिल से अच्छे ससुर जी, और जो हमें समझे ऐसा जीवन साथी हो। काव्या की माँ ने प्यार से पूछा, तो अन्वी, क्या तुम हमारे निशांत से? अन्वी ने हाथ जोड़ दिए, नहीं आंटी, माफ कीजिए, अभी ऐसा सोचा नहीं है। 3 महीने बचे हैं हमारे यहाँ, पर निशांत तुम्हें पसंद करता है, नजरें चुराता है, पर सब जाहिर है। हम नहीं जानते हमारी किस्मत में क्या लिखा है आंटी, बस यही जानते हैं कि जो मिलेगा वो ऊपर वाला देगा। काव्या मार्केट चली गई। सुबह अन्वी बिना कुछ कहे होटल पहुंची। होटल सजा था। हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था। सिद्धार्थ, बैठो। हुकुम सा की हल्दी पहले तुम्हें लगेगी। हल्दी के बाद अन्वी को मेहंदी के लिए तैयार किया गया। मेहंदी लगते समय औरतें गा रही थीं, मेहंदी रंग लागी, महारे हप्रीत जागी। लेकिन अन्वी का मन काव्या में अटका था, क्या वो ठीक होगी? जैसे ही मेहंदी सूखी, बंजारन ने उसे राजस्थानी दुल्हन की तरह सजाया। नथ, लहंगा, गहने, सब कुछ शाही। अन्वी आईने में देख सोच रही थी, ये मैं हूँ। शाम को उसे मंडप में लाया गया। बैठते ही वह रो पड़ी, वीर, आप ठीक है? अन्वी ने सिर हिला दिया। फेरे हुए, फूल बरसे। मंगलसूत्र पहनाते ही अन्वी की आंखों से फिर आंसू बह निकले। वीर, क्या आप इस शादी से खुश हैं? अन्वी ने कुछ नहीं कहा। पंडित बोले, विवाह संपन्न हुआ, अब आप पति पत्नी हुए। अन्वी मन में, माँ, जिस शहर से तू हमें दूर रखना चाहती थी, आज हम उसी शहर की रानी बन गए। वीर ने जयमाल उतारते हुए कहा, इसे अंदर रखो, हमें अभी के अभी जैसलमेर निकलना है। सिद्धार्थ ने जयमाल ले ली। अन्वी, हमारा सामान। काव्या के सिर से खून बह रहा था।
अन्वी उसे फौरन अस्पताल ले गई, लेकिन पैसों की तंगी थी। डॉक्टर बोले, यह हिट एंड रन केस है, पुलिस रिपोर्ट के बिना इलाज नहीं होगा। अन्वी ने गिड़गिड़ाकर कहा, प्लीज इलाज शुरू कीजिए, मैं इंतजाम करती हूँ। बाहर आकर वह फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तभी पास की समोसे की दुकान पर समोसे ले रहे सिद्धार्थ ने उसे रोते देखा और पास आया। क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? अन्वी ने बिना देखे कहा, हमें 2 लाख की जरूरत है वरना हमारी दोस्त मर जाएगी। सिद्धार्थ ने कहा, ओ बस इतनी सी बात। अन्वी ने हैरानी से देखा, आप हमें जानते भी नहीं और मदद करेंगे? सिद्धार्थ, नहीं, ऐसे ही थोड़ी। इसके बदले एक डील करनी होगी। अन्वी, सीधे बोलिए, गोलमोल न कीजिए। सिद्धार्थ, तुम्हें हमारे हुकुमसा से शादी करनी होगी। अन्वी सन, और वो भला मुझसे क्यों शादी करेंगे? सिद्धार्थ, करेंगे। उन्हें करना ही होगा, क्योंकि मैं देखता हूं जब भी वो तुम्हें देखते हैं, उनके चेहरे पर एक भाव आता है जो किसी और के लिए नहीं आता। अन्वी, आप मजाक कर रहे हैं। सिद्धार्थ, नहीं, पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। तुम्हें उन्हें एक इंसान बनाना होगा। तुम तैयार हो? अन्वी ने कांपती आवाज में कहा, ठीक है। सिद्धार्थ ने चेक दिया, इलाज शुरू हुआ, पर अन्वी के दिल में डर बैठा था। सिद्धार्थ ने वीर को समोसे दिए। वीर, इतनी देर क्यों लगाई? सिद्धार्थ मन में, हे भगवान, अन्वी कैसे झेलेगी इन्हें? दूसरे दिन सिद्धार्थ ने वीर को शादी के लिए राजी करने की कोशिश की। वीर, तुम्हारी सुई शादी पर ही क्यों अटकती है? सिद्धार्थ, क्योंकि रियासत अधूरी है बिना रानी सा के, और मैंने लड़की देख ली है। अन्वी, वीर चुप। सिद्धार्थ बोला, आप हर महीने यहाँ आते हैं ना, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। वीर ने गुस्से से कहा, शादी करेंगे, कल ही। पूरी होटल बुक कराओ। सिद्धार्थ, कल ही? अब अन्वी को कैसे बताओ? उसने कॉल किया, कल तुम्हारी शादी है। अन्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? हमारी सहेली ठीक तो हो लेने दो। सिद्धार्थ, डील याद रखो। कॉल कट। बार बार आंखों के सामने से वह ओझल हो जाती थी। वीर भी जा चुका था। अन्वी काव्या के घर जाकर सोच रही थी शायद वह कुछ ज्यादा ही सख्त लहजे में बात कर गई। उसे माफी मांग लेनी चाहिए। तभी मीरा की आवाज आई, अन्वी बेटा, कहाँ हो? नीचे आ जाओ, सब खाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अन्वी ने ऊपर से ही आवाज दी, आ रही हूँ आंटी, और नीचे चली आई। खाना खाने के बाद काव्या और अन्वी अपने कमरे में थीं। अचानक अन्वी हंस पड़ी। हाँ हाँ हाँ। काव्या चौंकी। क्या हुआ अन्वी? यहाँ कोई हंसी की गैस छोड़ी गई है क्या? अन्वी ने हंसी रोकते हुए कहा, तुझे पता है आज फिर वो घाट वाला लड़का मिल गया था। काव्या, कौन? अन्वी, अरे वही, जिसने मुझे उस दिन बचाया था, जिसके हाथ पर वो राजा वाला क्राउन टैटू था। काव्या को याद आया, ओह हाँ, वही। फिर क्या हुआ? अन्वी, आज उसने सीधा कहा, हुकुम सा। अब बताओ, भला कोई हुकुम सा ऐसे खुले में यूं ही घूमता है? न कोई बॉडीगार्ड, न कोई रॉब। झूठ बोलने वालों को अब तो शर्म भी नहीं आती। काव्या मुस्कराई, इंटरनेट पर सर्च कर लें, अगर वो सच बोल रहा हो तो। अन्वी चिंतित हो गई, कहीं सच हुआ तो? फिर तो हम गए काम से। काव्या ने सर्च शुरू किया, नाम क्या था उसका? अन्वी ने याद करते हुए कहा, ओम, नहीं, वीर प्रताप सिंह। काव्या ने जैसे ही नाम डाला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अन्वी घबरा गई, ऐसा क्या देख लिया? लैपटॉप पर नजर पड़ते ही अन्वी भी चौंक गई। ये तो सच में हुकुम सा निकले, और वो भी पूरे राजस्थान की रियासत के वारिस। अब हम अपने घर उदयपुर कैसे जाएंगे? उन्होंने हमें पहचान लिया तो? काव्या भी स्तब्ध थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अन्वी, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। वैसे भी उन्हें कहा हम याद होंगे, उनके पास और काम नहीं क्या? कुछ महीने बीत गए।
दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। काव्या, अन्वी, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है। आरती देखने नहीं चलोगी? अन्वी, चलो, क्यों नहीं? आरती के बाद लौटते वक्त दोनों आपस में बातें कर रही थीं कि अन्वी का ध्यान भटक गया और वह सीधे ट्रक के सामने आ गई। काव्या ने उसे बचाने की कोशिश में खुद ट्रक की चपेट में आ गई। अन्वी चिल्लाई, काव्या, उठो, ये क्या हो गया? अन्वी अकेली बैठी थी। उसे वीर का चेहरा याद आने लगा। उसका टैटू, उसकी आंखें। क्या सोच रही हूँ मैं? क्यों याद आ रहे हैं वो? शाम हो गई थी। अन्वी झील किनारे आरती में शामिल हुई। आरती के बीच किसी ने उसे धक्का दिया और उसकी आंखें खुल गईं। पीछे मुड़ी तो वीर खड़ा था। यह कैसे हो सकता है? फिर किसी ने वीर को भी धक्का दिया और वो अन्वी पर गिर गया। सॉरी। अन्वी ने उसे देखा, वो भी उसे पहचान गया। अन्वी, राइंड, तुम उस दिन होटल से बिना बताए क्यों चली गईं? पूरा कहा कीजिए। लोग घूरने लगे थे। मेरा नाम वीर प्रताप सिंह है। और मेरा अन्वी सिंह राठौर। नाइस टू मीट यू। पर हमें कोई खुशी नहीं हुई आपसे मिलकर। बार बार टकराते क्यों हैं आप? फिर बोली, मेरा मतलब था। नाइस टू मीट यू टू। वीर बोला, मैं सॉरी के बदले तुम्हें चाय पिला सकता हूँ। सॉरी तब मानी जाएगी जब आप खुद चाय बनाकर पिलाओगे। हम हुकुम सा है। ऐसे मजाक पसंद नहीं। तो हम रानी सा है। और शक्ल देखिए अपनी। वीर चुप। अन्वी ने बनाकर फट गई। वीर बोला, ये लड़की है या राई का दाना? वीर कचौरी लेने चला गया। अन्वी ने सिद्धार्थ से पूछा, ये बचपन से ही ऐसे गुस्सैल है? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, हाँ। उसने मन में कहा, आज अन्वी सा को जाने नहीं दिया और ना ही मुझे भेजा। ये प्यार की शुरुआत है या मेरा वहम? वीर पीछे से आया, तुम्हारा वहम है। सिद्धार्थ सोचने लगा, इन्हें कैसे पता चल जाता है मैं क्या सोच रहा हूँ? वीर ने कचौरी अन्वी की ओर बढ़ाई, लो खाओ। अन्वी ने नहीं ली। वीर, क्या हुआ? कुछ और चाहिए था? अन्वी ने सबकी निगाहें देखी और चुपचाप सिर हिला दिया। वीर, भूख लगी थी ना? खा लो। अन्वी, वॉशरूम जाना है। वीर, हाँ। छोटा या बड़ा? अन्वी ने आंखें तरेर दी, जोक मत मारिए, हंसी क्यों आ रही है? वीर मुस्कुरा दिया, सॉरी। सिद्धार्थ ने चौंक कर देखा, वीर ने माफी मांगी। वीर ने कार रोकी और खुद साथ बाहर आया। अन्वी, अब क्या साथ अंदर भी चलेंगे? हुकुम सा। वीर रुक गया। अन्वी अंदर गई और फिर आकर बोली, आपको लगता है हम भाग जाएंगे? अब तो इस जन्म में पीछा नहीं छोड़ने वाली। चाहे हंस के साथ रहिए या दीवार से सिर फोड़कर। वो दोनों वापस कार में आ गए। वीर, लो अब खा लो। अन्वी कचौरी खाने लगी, हमें तो ऐसे ही खाना आता है। सिद्धार्थ, रानी सा, महल पहुंचने में 1 दिन और लगेगा। कल सुबह ही पहुंचेंगे। अन्वी, इतना दूर? हम तो बैठे बैठे ही थक गए। वीर, थक गई? अन्वी, हाँ। सिद्धार्थ, रानी सा, आप दिन में कितने बजे खाती है? अन्वी, जब सब खा ले तब। और आप लोग? सिद्धार्थ, हुकुम सा का कोई समय नहीं होता। अन्वी, ऐसे तो हम भूखे रह जाएंगे। वीर, आप कुछ देर सो जाइए। सिद्धार्थ ने ड्राइवर को इशारा किया। पीछे की डिक्की खुली, जिसमें गद्दा और कुशन थे। अन्वी वहां जाकर लेट गई। वीर लैपटॉप लेकर साथ बैठ गया। अन्वी, हमें नींद आ रही है। शोर मत कीजिएगा। वो गहनों और कपड़ों से परेशान हो रही थी। वीर ने धीरे धीरे उसका हार, मांग टीका उतार दिए। अन्वी उसे कसकर पकड़कर सो गई, जैसे काव्या को पकड़ती थी। वीर खुद को छुड़ाकर दूर बैठ गया। अन्वी करवटें बदलते बदलते अपनी चुनरी गिरा बैठी। वीर, सोने का भी तरीका नहीं है। इन्हें सब सिखाना पड़ेगा। वीर ने ठंडे लहजे में कहा, आदत डाल लीजिए। अब से आपको ऐसे ही रहना होगा। अन्वी ने चौंक कर कहा, क्या?
वीर ने मुंह फेर लिया और बाहर देखने लगा। रात भर चलती गाड़ी में अन्वी को नींद आ गई। वह वीर के कंधे पर सिर रखकर सो गई। सिद्धार्थ ने पीछे देखा तो एक पल को डर गया। आज तो वीर भाभी को बहुत डांटेगा। सिद्धार्थ को भूख लग रही थी। ड्राइवर ने वॉशरूम के लिए गाड़ी रोकी तो सिद्धार्थ 6 पेटिस ले आया। 2 वीर को दी और बाकी खुद और ड्राइवर को खिला दिए। कुछ देर बाद अन्वी की नींद खुली तो उसने पाया कि वह वीर के कंधे पर टिकी हुई है। उसने कपड़े ठीक किए और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। वीर, क्या हुआ? अन्वी, भूख लगी है। उसने इतना धीरे कहा कि वीर को सुनाई नहीं दिया। वीर, क्या? अन्वी को लगा वह जानबूझकर अनसुना कर रहा है, तो वह चिल्ला पड़ी, भूख लगी है। इतनी तेज आवाज से सिद्धार्थ और ड्राइवर डर गए। ड्राइवर ने झटके में ब्रेक मारा और अन्वी का सिर सीट से टकरा गया। वीर, ठीक से चलाओ। उसने देखा कि अन्वी के माथे पर सूजन आ गई है, तो एक पल को उसकी ओर देखकर नजरें झुका लीं। अन्वी, कैसे पति है ये? पत्नी को चोट लग गई और आंखें चुरा रहे हैं। वो अपनी चुनरी के कोने से फूंक मार मार कर माथा सहलाने लगी। वीर, इससे कुछ नहीं होगा। आगे मेडिकल स्टोर पड़ेगा, बैंडेज ले लेना। अन्वी ने मुंह बना लिया। तभी एक और झटका लगा और वह वीर के ऊपर गिर गई। वीर ने उसकी आंखों में देखा। उसे अन्वी की आंखों में भूख साफ नजर आ रही थी। सिद्धार्थ ने मन में कहा, लोग शादी में इतना खाते हैं कि बाहर का खाना छोड़ देते हैं, और यहाँ बेचारी रानी सा भूखी है। अन्वी, बहुत भूख लगी है, कुछ भी चलेगा। वीर, ड्राइवर, गाड़ी रोको। गाड़ी रुकते ही अन्वी उतरने लगी। वीर, हम लाते हैं, आप बैठिए। अन्वी, नहीं, हम खुद ले लेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीर ने उसका हाथ पकड़कर रोका। हमने कहा ना, हम ला देंगे। अन्वी डर गई और वापस बैठ गई। वीर, अब आपका उस सामान से कोई रिश्ता नहीं रहा। अब आपका सिर्फ और सिर्फ हमसे रिश्ता है। जब सब कुछ बदलने वाला है आपके लिए, तो अब पुराने सामान का क्या करेगी? अन्वी बस एक बार काव्या को लेने का था। काव्या ने पूरे साल उसे अपने घर पर निस्वार्थ भाव से रहने दिया। आज जब अन्वी को यह भी नहीं पता कि काव्या ठीक है या नहीं, तो वह उसे बिना देखे कैसे जा सकती है, वो भी हमेशा के लिए। अन्वी ने सोचा कि वह बिना किसी को बताए भागकर जल्दी से काव्या से मिलकर वापस आ जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अन्वी ने देखा कि सब लोग कामों में व्यस्त हैं, तो वह दबे पाँव धीरे से बाहर निकल गई और नंगे पाँव ही दौड़ती हुई अस्पताल की ओर चल पड़ी। अन्वी अस्पताल के अंदर भागती हुई आई। उसे दुल्हन के जोड़े में सजा हुआ देखकर और मांग में सिंदूर देखकर मीरा चौंकी। अन्वी, तूने बेटा? आंटी, सब बताना चाहती थी पर मेरे पास समय नहीं है। बस एक बार काव्या को देख लूं। मीरा ने सिर हिलाया तो अन्वी अंदर चली गई। काव्या को बेहोश देख वह उसके पास बैठ गई और बोलने लगी, काव्या, हमें माफ करना। तुम्हें इस हालत में छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। सॉरी, पर हमने जो भी किया, तुम्हारे लिए ही किया। अन्वी जाने लगी तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी और उसे याद आया कि अब सब उसे ढूंढ रहे होंगे। अब वह अकेली नहीं है। अब उसकी शादी हो चुकी है और उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अन्वी जल्दी से अपना लहंगा समेटकर होटल के लिए भाग गई। मीरा ने पीछे से आवाज़ दी, अरे बे, पड़ोसी क्या? अन्वी ने हाथ जोड़कर कहा, हम कुछ नहीं कह सकते। बस इतना जान लीजिए कि हमारा साथ यही तक था, आंटी। हम आप सबका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वह वहां से चली गई। जैसे ही होटल के बाहर पहुंची, उसने देखा, सारा सामान लिए वीर और सिद्धार्थ गुस्से में उसे देख रहे हैं। अन्वी ने दोनों हाथों से कान पकड़ लिए। माफ कीजिए, पर हम काव्या से बिना मिले नहीं जा सकते थे। वीर ने उसके हाथ नीचे किए और कहा, अंदर बैठिए। अन्वी कार में पीछे बैठ गई। वीर भी उसके पास बैठ गया। सिद्धार्थ ड्राइवर के साथ आगे बैठा हुआ था। तीनों उदयपुर के लिए निकल गए। अन्वी ने धीरे से वीर से कहा, हमें इस लहंगे में घुटन हो रही है। कुछ हल्का नहीं पहन सकते थे? उसे निहारता रहा, मासूम बच्ची जैसी।
नींद में अनवी का मुंह खुला था, कपड़े थोड़ा ऊपर थे। वीर ने कपड़े ठीक किए और पास लेट गया। सुबह अनवी की नींद खुली तो देखा, वीर उसे देख रहा था। अनवी, आपको शर्म नहीं आती? ऐसे क्यों घूर रहे थे? वीर, आप गलत समझ रही है। मैं सिर्फ आपका चेहरा देख रहा था। अनवी, ये गहने कैसे उतरे? ओढ़नी इतनी दूर कैसे गई? वीर, आप हम पर शक कर रही है। अनवी, माफ कीजिए। सुबह के 6 बज चुके थे। अनवी, हम कब पहुँचेंगे? वीर, बस 5 घंटे और। अनवी ने कहा, आज हमारी पहली रसोई भी है। सब्जियां ले लेते हैं। वीर, ये काम नौकर करते हैं। अनवी, पर हम करेंगे। वो सिद्धार्थ के साथ सब्जी लेने लगी। वीर भी साथ हो लिया। अनवी, भैया, कितना हुआ? सब्जी वाला, आप हुकुम सा के साथ है। अनवी ने एक बार वीर को देखा, फिर हाँ में सर हिला दिया। सब्जी वाला, कुछ नहीं हुआ, आपके लिए मुफ्त है। अनवी, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बताइए ना कितना हुआ? सब्जी वाले ने हिचक कर कहा, 1 किलो भिंडी 80 की, बाकी आप हिसाब लगा लीजिए। अनवी, अरे, ऐसे कैसे? एरी, उदयपुर में तो 50 रुपए किलो थी, इतनी जल्दी महंगी कैसे हो गई? ठीक ठीक लगाइए, हम कोई पहली बार सब्जी नहीं ले रहे हैं। सब्जी वाले ने 50 रुपए किलो के हिसाब से भिंडी लगाई। अनवी, टमाटर कितने रुपए दिए? सब्जी वाला वीर की ओर देखकर बोला, 30 रुपए किलो। अनवी, अरे यहाँ तो लूट मची है। उदयपुर में कल ही 10 रुपए किलो लिए हमने। आप चाहे तो 15 लगा लीजिए, पर इससे ज्यादा हम एक नहीं देंगे। वीर, यहाँ महंगा ही रहता है। अनवी, आप हुकुम सा है, ऐसे मोलभाव करना आपको शोभा नहीं देता। अनवी, तो क्या करें? लोगों से कहें, आओ भाई आओ, महल में बहुत पैसे हैं, आकर लूट लो। नहीं ना, तो फिर करने दीजिए ना हमें मोलभाव। वीर चुप हो गया। सिद्धार्थ फिर हंसने लगा। वीर के उसकी ओर देखते ही वह चुप हो गया। सिद्धार्थ, लाइए, मैं पकड़ लेता हूँ रानी सा। अनवी, आप अकेले कितना पकेंगी? थोड़ा इन्हें भी पकड़ाइए। अनवी ने वीर से पैसे लेकर दिए और फ्री में थोड़ा धनिया उठा लिया। अनवी, यूं तो उदयपुर में 10 रुपए पाव है, पर आप थोड़ा ही सही दीजिए। तो अनवी ने 5 किलो गोभी वीर को पकड़ा दी और धनिया हिलाते हुए आगे आगे चलकर कार में बैठ गई। सिद्धार्थ और वीर को ऐसे आता देखकर ड्राइवर भी हंस पड़ा। सभी फिर चल दिए। अनवी को काव्या की चिंता हो रही थी। उसने फोन निकाला और काव्या के भाई निशांत को फोन कर दिया। अनवी ने एक पल रुक कर कहा, हेलो निशांत, अनवी आपने शादी कर ली, पर कब और किससे? अनवी, वो सब बताने का वक्त नहीं है, पहले बताइए, अब काव्या कैसी है? निशांत, पहले से बेहतर है। डॉक्टर ने कहा है, जल्द ही ठीक हो जाएगी, पर आपके पास 2 लाख आए कहाँ से? अनवी, वो हम। हेलो, 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 आवाज नहीं आ रही। वीर ने उससे फोन छीनकर काट दिया। वीर ने उससे गुस्से में कहा, आप किससे बात कर रही थीं? वो भी हमसे बिना पूछे। अनवी, हमारी सहेली काव्या, वो हॉस्पिटल में है। उसके भाई से उसका हाल जान रहे थे। वीर, निशांत। निशांत वही है ना जो आपसे शादी करना चाहता था? अनवी ने हैरानी से कहा, पर यह आपको कैसे पता? वीर ने अनवी का फोन सड़क पर फेंक कर तोड़ दिया। अनवी, यह क्या किया आपने? वीर, अब से आपको जिससे भी बात करनी होगी, महल के लैंडलाइन से बात करना। हमें बर्दाश्त नहीं कि हमारी पत्नी गैरों से बात करे। अनवी ने मन में कहा, गुस्से और शक के अलावा कुछ आता भी है आपको? हमें तो शक होता है, इन्हें हुकुम सा किसने बना दिया? अनवी गुस्से में मुंह फुलाकर उसकी ओर पीट करके बाहर के नज़ारे देखने लगी। कुछ ही घंटों में वह उदयपुर के महल आ गए। उनकी गाड़ी के आते ही आसपास से बच्चों का शोर होने लगा। हुकुम सा आ गए, हुकुम सा आ गए, हुकुम रानी सा आई है, रानी सा आ गई।
लोग अपने घरों से बाहर निकलकर उन्हें देखने लगे। कार महल के मुख्य दरवाजे पर रोकी गई। वीर उतरे और अन्वी के लिए दरवाज़ा खोला। लाल राजस्थानी लिबास में सजी अन्वी सर पर पल्लू रखे हुए उतरी। उनकी नथ का हीरा सबकी आंखों में चमक रहा था। उनके गले में मोतियों की माला बहुत प्यारी लग रही थी। अन्वी के गृह प्रवेश के लिए आलते की थाल लाई गई, जिससे चलकर अन्वी हॉल तक आई। हॉल में कुछ बंजारनें थीं, जो उनके आते ही स्वागत गीत गाते हुए नाचने लगीं। गीत के बोल वही रहेंगे जो आप पहले दे चुके हैं। गाने के शोरगुल के बीच वीर को कुछ आवाज सुनाई दी और वह उठकर बाहर चला गया। अन्वी उसके पीछे जाने वाली थी, पर औरतों ने उसे पकड़कर बैठा लिया और उसके सामने नाचते हुए गाने लगीं। बाहर वीर ने देखा कि महल में कुछ लोग खंजर लिए घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने दीवार में टंगी अपनी तलवार निकाली और दुश्मनों पर टूट पड़ा। अंदर अन्वी को घबराहट हो रही थी। बंजारनें नाच ही रही थीं। गाना खत्म हो गया। नाच गाने के बाद वे औरतें एक ओर हो गईं और वीर सब संभालकर अंदर आ गया। अन्वी, क्या हम कुछ देर और यहाँ बैठ सकते हैं? वीर, नहीं, पहले जाएं, नहाकर तैयार हो जाएं। बहुत से लोग आपकी मुन्ह दिखाई में आने वाले हैं। उसके बाद आपको ही सबके लिए खीर बनाकर रस्म करनी होगी। अन्वी, जी। अन्वी नहाने चली गई। महल में एक भी महिला सेविका नहीं थी। सारे महल में सिर्फ लड़के ही थे। नहाने के बाद अन्वी नारंगी रंग का लहंगा पहनकर हॉल में आ गई। अन्वी ने धीरे से वीर से कहा, हमारी मदद के लिए कुछ लड़कियां नहीं मिलेंगी। हम अकेले भोज तैयार करें। वीर, नहीं, रसोई घर में कुछ बावर्ची है। जाइए। अन्वी, पक्का जाइए। वीर ने हाँ में सर हिला दिया। पर अन्वी के रसोई में आते ही रानीसा के लिहाज से सभी बाहर निकल गए। अन्वी, पर हमें मदद चाहिए, बावर्चियों ने साथ में कहा। क्षमा रानीसा, पर हमें कभी भी महल की स्त्रियों के पास रुकने की अनुमति नहीं रही है। अन्वी, अब आमके। सभी चले गए। अन्वी ने 25 लीटर दूध में एक पाव केसर डालकर गाढ़ी खीर बनाई और कुछ देर बाद उन्हें सबको परोसने का बोलकर चली गई। अन्वी के सिर से पल्लू सरक गया और उसका ध्यान नहीं गया। अन्वी कमरे की ओर आई। सिद्धार्थ ने उसे देख लिया। वह पास आकर बोला, अन्वी। सिद्धार्थ ने अन्वी का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर लाकर बोला, अगर राजस्थानी पोशाक पहने तो ध्यान रखिएगा, पल्लू सर से हटे ना। आप रानीसा है, महल की मर्यादा का ध्यान रखिए। और ऐसे लाने के लिए माफ़ी। अन्वी, 2 लाख में खरीद ही लिया क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे अंदर लाने की? हमारा पल्लू सर का तो आपको महल की मर्यादा याद आ गई, और जिस तरह आप हमें पकड़ कर लाए, किसी ने देखा होता तो क्या सोचता? अन्वी ने पल्लू सर पर रखा। सिद्धार्थ कुछ कहता इसके पहले वीर कमरे में आ गया। वीर ने सिद्धार्थ को कड़ी आवाज में कहा, हमारी पत्नी कमरे में है। आप बिना उनसे पूछे अंदर आ गए। सिद्धार्थ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर अन्वी बोल पड़ी, वो हमने ही इन्हें बुलाया था। कुछ काम था। वीर, क्या काम था? अन्वी ने पहले कभी झूठ नहीं बोला था। अब उसे झूठ बोलने में बहुत अजीब लग रहा था। वीर ने फिर पूछा, क्या काम था? अन्वी, हाँ, यही कि महल में कुछ औरतें भी होनी चाहिए। ना, हमारी मदद के लिए। वीर ने बिना उनकी ओर देखे कहा, कोई जरूरत नहीं है। हमें हमारे महल में औरतें पसंद नहीं। अन्वी ने उसे रानी से देखा। क्या? सिद्धार्थ जी, रानीसा के महल में औरतें काम पर नहीं रखते। अन्वी, पर हम अकेले। वीर, ठीक है, अगर आप चाहती है तो। सिद्धार्थ, आप कल ही कुछ औरतों को ले आना। अन्वी, आप देख लेना किसे रखना है। अन्वी ने हाँ में सर हिला दिया। वीर ने सिद्धार्थ को तिरछी नजरों से देखा तो वह कमरे से बाहर चला गया। अन्वी ने दरवाज़ा बंद किया और सर से पल्लू हटाकर लहंगा संभालते हुए बिस्तर पर बैठ गई। वीर ने उसे देखा और मुंह घुमा लिया। अन्वी, इतने भारी लहंगे में चलना भी मुश्किल है। हम तो अपने कपड़े भी नहीं ला पाए। अब क्या पहनेंगे यहाँ? वीर ने उसकी ओर देखा और एक पल ठहर कर कहा, आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है।
अन्वी को अब जाकर अपने मन की भड़ास निकालने का मौका मिला। हाँ, नहीं है। 50 किलो की लड़की को 25 किलो का लहंगा और 5 किलो के गहने पहनाकर बोलते हैं कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, हम तो हॉस्टल में ऐसे ही रहते थे ना। बहुत कंफर्टेबल है। ऐसे ही तो घूमते थे सारा दिन। अन्वी ने देखा कि वीर बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहा है, तो जुबान संभालते हुए बोली, वो हमें चेंज करना है। आप प्लीज बाहर चले जाइए। वीर, मैं बाहर जाऊं? वो भी अपने कमरे से? अन्वी ने बहुत प्यार से कहा, तो क्या हमें बाहर चेंज करना पड़ेगा? अन्वी ने ना में सर हिलाया। नहीं नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा। वीर ने अपना कोट उठाया और लेकर कमरे से जाता हुआ बोला, तुम्हारे कहने पर नहीं जा रहा हूँ। मुझे बाहर काम है इसलिए जा रहा हूँ। वीर चला गया। अन्वी ने दरवाज़ा बंद किया और मुस्कुरा दी। वीर ने मुड़कर बंद दरवाजे की ओर देखा और चला गया। अन्वी ने पहले नथ उतारी और खुद को शीशे में देखते हुए मन में कहा, अन्वी, क्या काव्या की जान बचाने की कीमत हमें अपने मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर चुकानी पड़ेगी। अन्वी ने लहंगा बदलकर अलमारी में रखी हरी साड़ी पहनने लगी। अन्वी, पर ये यहाँ कैसे और किसकी हो सकती है? अन्वी सोच ही रही थी कि अचानक किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। अन्वी डर गई। देखा तो वीर था। अन्वी आधी ही साड़ी पहन पाई थी। उसने वीर को देखते ही खुद को ढककर कहा, आपको पता नहीं है? किसी लड़की के कमरे में नॉक करके आना चाहिए। वीर ने उसे घूरते हुए कहा, लड़की का कमरा? कल तक ये कमरा सिर्फ मेरा हुआ करता था, और अब क्या मुझे अपने कमरे में आने के लिए भी तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? अन्वी, वो। वीर ने बात काटते हुए कहा, वैसे खीर अच्छी थी। अन्वी ने धीरे से कहा, हाँ। वीर बाथरूम की ओर चला गया। अन्वी ने साड़ी ठीक से पहनी और मन में कहा, काव्या, अगर तुम हमें ऐसे देख लेती तब समझ आता हम तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। वीर ने सिंक का नल चालू किया और लगातार 3-4 बार मुंह पर पानी मारा और टॉवल में मुंह पोंछते हुए कहा, नहीं, अन्वी को वो साड़ी नहीं पहननी चाहिए थी। वीर ख्यालों में खो गया जब उसने पहली बार अन्वी को देखा था। उसे देखते ही उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई थी, उसका कारण यह था कि अन्वी की शक्ल थोड़ी थोड़ी उसकी माँ से मिलती है, और अन्वी को देखकर ही वीर को अपनी माँ की अच्छी यादें याद आ जाती है और वह खुश हो जाता है। आज जब उसने अन्वी को अपनी माँ की साड़ी में देखा तो एक पल के लिए लगा जैसे उनकी माँ उनके सामने खड़ी है। अन्वी को भी भूख लग रही थी, पर वह कैसे जाए? सोच ही रही थी कि फिर कहा, चलते हैं। खाना ही तो खाने जा रहे हैं, कौन सा चोरी कर रहे हैं? अन्वी ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वीर बाथरूम से आकर बोला, कहाँ जा रही है आप? अन्वी, वो, हाँ। हमने पूछा, कहाँ जा रही है? अन्वी ने डरते हुए कहा, हम भाग नहीं रहे थे, बस भूख लगी थी तो सोचा कुछ खा ले। वीर ने गहरी नजरों से देखा, खाना खाना है? अन्वी ने हाँ में सिर हिला दिया। वीर बोले, रुकिए, किसी को आवाज दे देते हैं। अन्वी ने हिचकते हुए कहा, खाना तो कमरे में ही आता है। वीर ने पूछा, खाने में कोई परेशानी है? अन्वी ने सिर ना में हिलाया। वीर ने दरवाजे की ओर मुखातिब होकर आवाज दी, रानी सा के लिए खाना लाया जाए। अन्वी ने हल्की आवाज में कहा, कमरे से आवाज देंगे तो किसी को पता कैसे चलेगा? वीर कुछ बोलता, उससे पहले ही खाना आ गया। अन्वी थोड़ी रानी। वीर ने मुस्कराकर कहा, खा लीजिए और फिर सो जाइए। अगर कोई आवाजें आए तो भी कमरे से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। शाम के बाद आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। अन्वी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। वीर ने ठंडी आवाज में कहा, हम कारण बताना जरूरी नहीं समझते। कहते हुए वो बिस्तर पर लेट गया। अन्वी ने खाना खाते हुए मन में सोचा, बाहर इतना बड़ा डाइनिंग टेबल देखा था, तो उसका क्या, जब सब कुछ कमरे में ही होता है। खाने के बाद जैसे ही वो बर्तन लेकर दरवाज़ा खोलने लगी, बाहर कोई खड़ा था।
उसने बिना नजर उठाए अन्वी के हाथ से प्लेट ली और चला गया। अन्वी ने दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही पलटी, वीर उसे गुस्से से घूर रहा था। उससे उसकी कही बात याद आई, शाम के बाद बाहर मत जाना। वो डर गई। वीर पास आया, उसके हाथ को पकड़कर बोला, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? बोला था ना, शाम के बाद बाहर मत निकलो। अन्वी कांपते हुए बोली, हम बाहर नहीं गए थे। वीर कुछ कहने ही वाला था कि बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। उसने तलवार तकिए के नीचे से निकाल ली और बोला, यही रहना, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब आपकी हिफाजत के लिए है। वो बाहर चला गया। अन्वी डरी कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, तलवार। डर के मारे बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसके पैर नीचे किसी चीज से टकराए और वो और डर गई। घुटनों में सिर छुपाकर बैठी और बोली, कैसे रहेंगे हम यहाँ? बाहर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। वीर वापस आया। उसके कपड़ों पर खून लगा था। अन्वी ने डरते हुए उसे देखा और आंखों में आंसू भर आए। वीर पास आया और बोला, इन सब की आदत डाल लो। ये महल है, यहाँ किसी भी वक्त हमला हो सकता है। अन्वी बोली, पर हम पर हमला क्यों? वीर ने गहरी सांस ली, हमें मारने के लिए। और जब आप हमारे साथ हैं, तो आप भी निशाने पर हैं। अन्वी बोली, तो इसी वजह से आप चाहते हैं कि हम बाहर न जाएं। वीर ने बात काटी, हाँ, लेकिन हम बच्चे नहीं हैं, खुद का ख्याल रख सकते हैं। अन्वी बोली, बच्ची तो हम तब भी नहीं थे जब उदयपुर की गलियों में कुछ लड़कों से डरकर आपके पीछे छुप गए थे। और वो तो साधारण थे, ये तो हथियार लेकर आते हैं। वीर ने आंखें झुकाईं, हम नहीं चाहते कि आप किसी मुसीबत में पड़े। अन्वी ने बड़े प्यार से पूछा, क्यों वीर? वीर चुप रहा। अन्वी ने मन में कहा, क्योंकि आप हमें पत्नी नहीं, जिम्मेदारी समझते हैं। वो उम्मीद कर रही थी कि वीर उसे पत्नी कहेगा, लेकिन उसने जिम्मेदारी कहा। अन्वी ने मन में खुद को समझाया, हम भी तो इन्हें सौदा समझ रहे हैं। फिर हम क्यों उम्मीद करते हैं कि ये हमें पत्नी समझें? वीर ने तलवार पानी में धोई और तकिए के नीचे रख दी। फिर बोला, हमें नींद आ रही है, सो जाइए। अन्वी ने झिझकते हुए कहा, पर कहा, ये बिस्तर तो आपका है। वीर ने कहा, बहुत जगह है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अन्वी बिस्तर के एक कोने पर लेट गई। वीर दूसरी ओर करवट लेकर सो गया। अगली सुबह 6 बजे अन्वी नहाने गई। बाथरूम में उसने एक अलमारी देखी जिसमें हल्के रंगों के लहंगे रखे थे। उसने गाजरी रंग का लहंगा चुना और तैयार होकर पूजा करने गई। पूजा के बाद महल में आरती दिखाते हुए जब वो एक कोने से गुजरी, तो देखा जमीन पर खून था। ऐसा लग रहा था किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। उसके हाथ से आरती की थाली गिर गई। आवाज सुनकर 2 आदमी दौड़ते आए। रानी सा, आप ठीक है ना? अन्वी ने सिर हिलाकर पूछा, ये खून? आदमी चुप रहे। एक ने कहा, हम अभी साफ कर देते हैं। अन्वी थाली उठाकर मंदिर की ओर चल पड़ी। पीछे से अर्जुन की आवाज आई, रानी सा। अन्वी मुड़ी तो अर्जुन 5 औरतों के साथ खड़ा था। अर्जुन ने कहा, ये चंपा है, ये गीता, ये गुलाबो। अन्वी ने पूछा, ये सब कौन? अर्जुन बोला, आपके लिए सेविकाएं। गुलाबो ने थाली लेते हुए कहा, रानी सा, आप क्यों ये सब खुद करें? हम कर देंगे। अन्वी ने चंपा से पूछा, तुम्हें खाना बनाना आता है? अर्जुन ने जवाब दिया, इन सबको सब कुछ आता है। अन्वी ने कहा, हमें एक ही चाहिए। वीर सा नहीं चाहते महल में औरतें हों। अर्जुन ने बाकी को भेज दिया। अन्वी ने गुलाबों से कहा, ये थाली पूजा घर में रख दो। और हाँ, बिना पूछे वीरसा की चीजों को मत छूना। गुलाबो बोली, वीरसा को औरतों से इतनी परेशानी क्यों? अन्वी का सिर चकरा गया। उसने एक पिलर थामा और सर पकड़कर खड़ी हो गई। गुलाबो ने सहारा दिया, आप ठीक हो ना सा? मैं किसी को बुला लाऊं? अन्वी बोली, नहीं, हम ठीक है। गुलाबो बोली,
कल आपकी पहली रात थी ना, शायद ठीक से सो नहीं पाए। अन्वी बोली, इतना बोलती हो तुम। हमें खून खराबे की आदत नहीं। कल रात का हमला। गुलाबो डर गई। यहाँ हमला? अन्वी को लगा बताकर गलती कर दी। वो कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। गुलाबो बाहर रह गई। कमरे में वीर शर्ट की बटन लगा रहा था। अन्वी ने घबराकर आंखें ढक लीं। सॉरी, हमने कुछ नहीं देखा। वीर जल्दी जल्दी बटन बंद करते हुए बोला, वैसे जो कल आपने कहा वो आप पर भी लागू होता है। दरवाज़ा नॉक कर सकती थीं। अन्वी बोली, हमें चक्कर आ रहे थे तो आराम करने आ गए। वीर ने चिंता से पूछा, चक्कर? अन्वी बोली, सुबह खून देखा, डर गए थे। वीर बोला, आराम करो, मैं किसी को भेज देता हूँ। अन्वी उठी और गिरने लगी। वीर ने उसे पकड़ लिया। कुछ पल दोनों की आंखें मिलीं, पर वीर ने अन्वी को खड़ा किया और कहा, आराम कीजिए। अन्वी सो गई। जब जागी तो गुलाबो नींबू पानी लेकर बैठी थी। रानी सा, पी लीजिए। किसने भेजा? थारे भरतार ने, मतलब हुकुमसा ने। अन्वी ने एक सांस में पी लिया। गुलाबो बोली, वैसे तो अभी मेरा ब्याह नहीं हुआ, पर जब होगा तो चाहूंगी कि मेरा भरतार हुकुमसा जैसा हो। अन्वी ने मुस्कराकर कहा, बहुत बोलती हो तुम। गुलाबो बोली, खाना खा लो। अन्वी उठी और बोली, हम कमरे में नहीं खाएंगे। जहां सोते हैं वही खाना नहीं खाते। डाइनिंग हॉल में आई तो वीर पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि अन्वी खुद खाना परोस रही थी। आप बैठिए, मैं किसी को बुला देता हूँ। जरूरत नहीं, हम बीमार नहीं हैं। वीर पास बैठ गया। अन्वी ने उसके लिए भी थाली लगाई। वीर खाने लगा, अन्वी भी, पर खाना बहुत तीखा था। अन्वी ने कहा, पानी, पानी। वीर ने गिलास हटाते हुए कहा, खाने के बीच पानी नहीं पीते। अन्वी को जलन हो रही थी। वीर ने गुलाब जामुन आगे किया। अन्वी ने खाया और राहत मिली। वीर बोला, खाना बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, पूरा खत्म करना पड़ेगा। दोनों ने साथ खाना खाया। अन्वी सोचती रही, इतने भी सख्त नहीं है जितना हमने समझा था। कमरे में आई तो अर्जुन आ गया। आपको कुछ काम दिया था, भूल गईं क्या? आपको यहाँ वीर के मन में भावनाएं जगाने के लिए लाया गया था। अन्वी को याद आया। अर्जुन बोला, वीर को सिर्फ गुस्सा आता है। ये रियासत को खतरे में डाल देता है। जहाँ प्यार से काम बन सकता है वहाँ ये क्रोध से बिगाड़ देते हैं। अन्वी ने हैरानी से पूछा, अब क्या हुआ? आगे क्या हुआ जानिए अगली वीडियो में। Thanks for watching. Subscribe for more amazing stories.